देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है। देखिए प्रश्नावली 3.2 में क्या है, जैसे हम लोग 3.1 में पढ़े थे कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उस क्वेश्चन से क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ता है और उस समीकरण को ग्राफ में शो करना पड़ता था। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से आपको इस प्रश्नावली में क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, वही वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको क्या करना है, समीकरण बनाना और उस समीकरण को ग्राफ की सहायता से क्या करना है, हल करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़के लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में कि क्या आपको लड़के और लड़कियों की संख्या पता है कि कितनी लड़कियां हैं। आपको टोटल ये बताया गया है कि टोटल जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो कक्षा 10 में टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10 हैं। अब इसमें से आपको ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, x है। ठीक है। ऐसा हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है आपकी, x है। ठीक है। तो लड़कों की संख्या क्या मान लीजिए, और ऐसा लिख लीजिए यहाँ, और लड़कों की संख्या बराबर कितनी है, y है। ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि कुल टोटल छात्र कितने हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, वो कितने छात्र हैं आपके पास, टोटल 10 छात्र हैं। ठीक है ना। अब अगर उसमें से x लड़कियां हैं और y क्या है, लड़के हैं, तो हम टोटल कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10। x लड़कों की संख्या और जोड़ दिए लड़कों की संख्या में, ये लड़कियों की संख्या ये लड़कों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, 10। और 10 क्या है आपकी टोटल लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या ना कह के ये कहेंगे कि टोटल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। तब हम कहेंगे अतः, अब आप यहां लिखेंगे कि अतः प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार लिखने का मतलब ये है कि कुल छात्र छात्राओं को मिला के कितने बच्चे हैं, x प्लस वाई बराबर कितने, 10। यहां से आपका बन जाता है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कैसे बनता है, क्योंकि ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ देते हैं और कुल कितने हैं, 10। तो समीकरण 1 बन गया। ठीक है। बहुत सरल है, जैसे प्रश्नावली 3.1 में था ना, सेम उसी तरह से। ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। तो आप क्या कहेंगे कि लड़कियों की संख्या, यहां फिर ऐसा लिख सकते हैं पुनः प्रश्नानुसार। देखिए जो लड़कियों की संख्या आपके पास कितनी है, x। ये लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या कितनी है, y, और y से कितना अधिक है, 4। ठीक है ना। ऐसा देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या क्या है अपने पास, x है। तो लड़कियों की संख्या x जो है लड़कों की संख्या y से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर y प्लस 4। तो यहां से आपको दूसरा समीकरण मिल जाता है, x माइनस वाई बराबर 4। ये देखिए ये दो समीकरण मिल गए ना। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग दोनों समीकरण के दो दो हल निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। ठीक है ना। अब आप क्या करिए, x का कुछ मान लीजिए जिससे आपको y का मान मिले, तो कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है। माना x बराबर क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, x बराबर 4 पर। ठीक है। अब जब x का मान 4 यहाँ रखिए तो कितना मिलेगा, 4 प्लस वाई बराबर कितना, 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4। तो y बराबर आपको यहाँ से मिल जाता है कितना, 6। ये देखिए आपको यहाँ क्या मिल गया, y का मान मिल गया। ठीक है। इसी तरह से ये पहला हल हो गया। अब यहाँ फिर से लिखेंगे कि माना x बराबर, अब 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 पर।
तो x का मान यहाँ 6 रखिए और देखिए कितना मिलता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 6 और y बराबर कितना मिल जाएगा 4। ठीक है ना। अब आप ऐसा बता सकते हैं समीकरण में कि प्रथम समीकरण के लिए, प्रथम समीकरण के लिए क्या करेंगे, याद करिए 3.1 में क्या करते थे हम लोग, एक डिब्बा बनाएंगे और उसमें समीकरण 1 के दोनों हल को शो करेंगे। देखिए यहाँ x का मान और y का मान। जब पहली बार हम लोग क्या किए थे, देखिए यहाँ x बराबर कितना लिए थे 4, तो y बराबर कितना मिला था 6। तो आपको यहाँ लिखना है कि जब x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर क्या मिल जाता है 6। ठीक है, और जब x बराबर क्या लेते हैं 6 तो y बराबर क्या मिल जाता है 4 मिल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखिएगा। देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो आप यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए अब आप लेंगे मान x का, माना x बराबर, x का ऐसा मान लीजिए जिससे हमको y का भी कुछ सरल मान मिले। ठीक है ना, तो देखिए अब हम x की जगह में क्या ले सकते हैं, 0 ले लीजिए। क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। ठीक है, x की जगह में क्या ले लें, 0 ले लीजिए या फिर और भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग इसमें y का भी मान ले सकते हैं और x का भी मान ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या ले लें कि यहाँ y का मान हमको कुछ सरल सा मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ 0 लेते हैं, समझिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ x बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ 0 रखें और 0 में से जब y घट जाएगा तो माइनस वाई आएगा, माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका माइनस इसमें आ जाएगा, तो y का मान क्या मिल जाता है -4। तो प्लस माइनस थोड़ा सा आपका ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्लस में मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का कुछ मान 4 से बड़ा लीजिए, x का कुछ मान 4 से बड़ा ले लीजिए। जैसे x बराबर क्या ले सकते हैं 6 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 यहाँ रखें, 6 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर -2। ये देखिए माइनस यहाँ आया, यहाँ भी आया माइनस, तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर दें। ठीक है, तो हमको यहाँ से y का मान क्या मिल जाता है, y बराबर 2, प्लस में मिल गया। ठीक है, तो ये समीकरण 2 का पहला हल था। अब देखिए समीकरण 2 का दूसरा हल के लिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फिर से लिखें, माना, यहाँ लिख सकते हैं कि माना x बराबर क्या ले लें 4 पर। ठीक है, x बराबर 4 पर, तो x का मान 4 रखें तो 4 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ ये 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसका माइनस जब 0 में जाएगा तो 0 माइनस में हो या प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y का मान क्या मिल जाता है 0। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 के लिए, या द्वितीय समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 2 के लिए आपको जो हल मिलते हैं ना, उन हल को एक डिब्बा बनाना है और इस प्रकार डिब्बे में शो कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग समीकरण 1 के लिए किए थे, x का मान y का मान। देखिए जब x का मान क्या लेते हैं 6, x का मान 6 लिए तो y का मान 2 मिलता है। ठीक है, और जब x का मान हम लोग क्या लिए थे, x का मान 4 लेते हैं। ठीक है, तो y का मान क्या मिल जाता है 0, y का मान क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है आगे, अब आपको ना ग्राफ की सहायता से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब ग्राफ में मतलब इसका हल कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, हम लोग इसका हल निकालेंगे ग्राफ की सहायता से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ में लाइन बनाना है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा स्केल से करिएगा। ठीक है, तो स्केल से और भी सही आएगा।
कोशिश यही करिएगा कि स्केल से करिए, ठीक है। ये लाइन खींची। अब आपको पता है ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब देखिए जब हम लोग एक्स अक्ष में इस तरफ जाते हैं तो हम लोग सारे मान क्या लेके चलेंगे, धनात्मक, सारे मान धनात्मक। और जब y के मान ऊपर की ओर ले जाएंगे तो सारे मान क्या मिलेंगे हमको, धनात्मक, और इस तरफ ऋणात्मक। इस तरफ x के मान कैसे मिलेंगे, ऋणात्मक। और ग्राफ के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं, दोनों मान प्लस में होते हैं। क्यों, यहाँ x और y दोनों के मान कैसे होते हैं, प्लस में। मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना आपका, ये कैसा एरिया हो जाएगा, प्लस का एरिया हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए जब हम लोग इस तरफ आते हैं तो हमको x का भी मान प्लस में मिलता है और y का भी मान प्लस में मिलता है। तो ये पूरा जो कैप्चर किया गया एरिया वो किसका है, ये एरिया कैप्चर जो किया गया वो प्लस प्लस के मान हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले में आते हैं दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में देखिए y तो प्लस कैप्चर किया है और x के पास क्या है, माइनस। तो यहाँ x का मान माइनस हो जाएगा और y का मान कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, इसमें क्या है, आपके पास y भी माइनस है और x भी माइनस है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये वाले एरिया में क्या है, x तो प्लस है लेकिन y क्या है, माइनस है, क्योंकि y नीचे की ओर माइनस होता है। तो इसमें x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो हल निकाले हैं उन हल को इस ग्राफ में शो करना है आपको। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास जब हल किए हम लोग तो हल करने में सबसे बड़ा नंबर 6 ही मिलता है, तो आप 6 तक ही लिखिए, ठीक है। इसी तरह इस तरफ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ के मान क्या हो जाएंगे नीचे के, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला हल मिला था, देखिए पहले समीकरण को हम शो करें। पहले समीकरण में x का मान आपको मिला था 4 और y का 6, तो x का मान 4 मिला, x में 4 जाएंगे, और y का मान कितना मिला, 6, तो y के लिए यहाँ 6 तक जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये 4 को, ये 4 वाली लाइन है, ठीक है, और ये देखिए ये 6 वाली लाइन है, तो यहाँ एग्जैक्ट यहाँ मिलेंगे, ठीक। फिर दूसरा हल है 6 और 4, मतलब x का मान 6 और y का मान 4, तो देखेंगे यहाँ मिल रहे हैं, कहाँ, ये मिल रहे हैं। आप ऐसा इसको लाइन कर दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, आप स्केल की मदद से करिएगा, ये लाइन को आप खींच दीजिए, यहाँ से एक लाइन बना दीजिए। ये लाइन देखेंगे कि एग्जैक्ट एकदम मिलेगी ये लाइन, ठीक है। ये इस प्रकार से लाइन चली जाएगी, तो ये आपका पहला समीकरण इस लाइन में शो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण था, तो देखिए दूसरे समीकरण में x का मान आपको कितना मिला है, दूसरे समीकरण में x का मान 6 और y का मान कितना मिला, 2, y का मान 2, मतलब हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ पास मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हल है, तो x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, मतलब यहीं रहेंगे, ठीक है ना, यहीं रहेंगे। तो अब ये पॉइंट एक मिला और दूसरा पॉइंट ये, तो अब इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करिए। चलिए मिलाते हैं ये वाले पॉइंट को, ये एग्जैक्ट जब स्केल से करेंगे तो ये आएगा पूरा, ठीक है। इस तरह से ये लाइन आपकी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक। ये तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 में भी कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इससे हल कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 के, मतलब जो दोनों हैं उसके हल कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां पास दोनों लाइनें मिलती हैं, जिस पॉइंट में दोनों लाइन मिल रही है ना, जैसे ये वाले पॉइंट में क्या दोनों लाइनें आपकी मिल रही हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट कौन सा हो सकता है, मतलब इस पॉइंट में x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप जब देखें तो ये नीचे वाली लाइन देखिए कहाँ मिल रही है, नीचे वाली लाइन एग्जैक्ट 6 के बाद क्या आएगा, 7 ना, तो यहाँ आप लिखेंगे 7। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ x का मान कितना होगा, 7, ये x का मान क्या होगा, 7 होगा इस पॉइंट में। और y के लिए देखिए कहाँ मिल रही है, ये 3 में मिल रही है, ये लाइन कहाँ मिल रही है, 3 में मिल रही है ना, तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, 3। बस आपको यही बताना है,
तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दोनों लाइनें या दोनों रेखाएं एक दूसरे को 0.7, 3 में, अब देखिए 0.7, 3 का मतलब यह है कि x का मान 7, y का मान 3 में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि एक दूसरे को काट रही हैं, कट कर रही हैं, इस प्रकार से कट कर रही हैं। ठीक है, तो समीकरण के हल क्या हो जाएंगे? अतः समीकरण के हल x बराबर 7 और y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 और y बराबर 3। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है, ऐसा आप बताएंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 7 और y बराबर 3। बस सिंपल है। जो हम लोग 3.1 में पढ़े थे उसमें सिर्फ आपको ग्राफ में शो करना था लाइन को, और इसमें जहां दोनों लाइनें कट करें हैं, अगर समीकरण दोनों समीकरण के कॉमन हल होंगे। अब देखिए, हल का मतलब ये होता है कि दोनों समीकरण के कॉमन हल बताइए। हल तो हम लोग पीछे भी कर चुके थे ना, ये देखिए यहाँ हल किए और एक यहाँ पास हल किए हैं, लेकिन आपको ऐसा हल निकालना है जो दोनों के लिए क्या हो? कॉमन, वही आपका मेन हल कहलाता है। तो ये आपका हो गया 7, 3। इस तरह से आपको ग्राफ में शो करके ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे क्या पूछा गया था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका x क्या था? लड़कियों की संख्या ना, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 7। और y क्या था आपका? लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 3। यहाँ से क्लियर भी है, जो दूसरी कंडीशन रखी गई थी कि जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो देखिए लड़कों की संख्या 3 है और लड़कों की संख्या क्या है? 3 से 4 ज़्यादा, 3 4 कितना हो जाता है? 7। तो 7 है। ठीक है, इस तरह आंसर को भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, और यहाँ इसी तरह से लिख सकते हैं कि 7 एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना? y रुपए। ठीक है, तो जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो प्रश्न के अनुसार 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? x में 5 का गुणा, 5x, और प्लस जब एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y, और बराबर कितना है? 50 रुपए। मतलब ये कि जब हम 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो हमको कितना देना पड़ता है? 50 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपका बन जाता है समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए पुनः प्रश्नानुसार में क्या करना है? अब यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल का मतलब 7x और 5 कलम का मतलब 5y बराबर कितना है? 46 रुपए। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या करना है? दो दो हल निकालना और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 5x प्लस 7y बराबर कितना? 50। यहाँ x का मान लीजिए कुछ जिससे y का मान भी हमको सरल मिले। ठीक है, तो अगर 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 3 ले लीजिए, माना x बराबर 3।
3 यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो 5 का गुणा 3 में करें तो 15 और प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 50 में से 15 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 35। ये 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7। कैंसिल कर दें, 7 5 35, y बराबर कितना मिल जाता है, 5। मतलब जब x का मान हम लोग 3 लेते हैं तो y का मान कितना मिल जाता है, 5। y का मान 5 मिलता है। ठीक है, अब दूसरे हल के लिए इसको हल करें। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे माना, देखिए समीकरण लिख लें कि समीकरण क्या मिला था, 5x प्लस 7y बराबर कितना मिला था, 50। ठीक है, तो इसमें x का ऐसा मान रखना है जिससे y का भी कुछ मान हमको सरल मिल जाए। ठीक है, जैसे 3 रखे थे, अगर 4 रखते हैं तो ऐसा करिए, x बराबर माना x बराबर -4 रख दें, तो -4 रखें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे -4 प्लस 7y बराबर कितना, 50। तो ये -20 और प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो 7y बराबर हो जाएगा 50 और प्लस 20। ये माइनस में है ना 20, जब उस तरफ जाएगा, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 50 प्लस में 20 हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना मिल जाता है, 70। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 70/7। कैंसिल कर दें, 10 आ जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया, 10। ठीक है, अब आप पहले समीकरण का जो हल मिला है उसको आप इसमें शो करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखें कि प्रथम समीकरण के लिए या समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा डिब्बा बनाएं और उस डिब्बा में दोनों हल शो कर दें। यहाँ x का मान, y का मान। जब x का मान 3 लेते हैं तो y बराबर 5 मिलता है, और जब x का मान क्या लिए, -4, तो y बराबर कितना मिलता है, 10। ठीक है, ये समीकरण 1 का हल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो x का मान क्या रखें कि y का मान भी कुछ हिजी मिल जाए। x बराबर 3 माना, x बराबर 3 पर 3 रखे तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 5y बराबर कितना, 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस 21। तो 5y बराबर 6 में से 1 घटेंगे तो 5, और 4 में से 2 घटेंगे तो कितना, 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25/5। कैंसिल कर दें 5, y बराबर कितना मिल गया, 5। ठीक है, ये पहला हल हो गया समीकरण 2 का। अब यहाँ लिखेंगे कि माना x बराबर, फिर से x का कुछ मान ले लीजिए -2 पर। ठीक है, तो जब x का मान -2 रखते हैं ऊपर तो क्या मिलता है, 7 गुणा -2 प्लस 5y बराबर कितना, 46। 7 गुणा इसमें करें तो -14 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 प्लस 14। 5y बराबर 46 में 14 जोड़ने कितना हो जाएगा, 60। तो y बराबर 60/5। कैंसिल करें, आ जाएगा 12। ठीक, अब आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के जितने भी हल है ना, 2 हल, उसको इसमें शो कर दें, x का मान, y का मान। देखिए जब x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 5 मिलता है, फिर दूसरी बार x बराबर -2 लिए तो y बराबर कितना मिला, 12। अब इन दोनों हल को क्या करना है कि ग्राफ में शो करना है। ठीक है, इन दोनों हल को ग्राफ में शो करना है और वहां से आपको मान निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है कि क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये y अक्ष के लिए लाइन और ये
एक्स अक्ष के लिए लाइन, ठीक है, ये एक्स अक्ष के लिए लाइन हो जाएगी ये। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष और यहाँ क्या लिखेंगे, वाई अक्ष, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 माइनस में -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7 -8 -9 -10, ठीक है। अब पहला हल क्या था, देखते हैं। पहला हल समीकरण 1 का हल, समीकरण 1, ये समीकरण 1 के हल, x का मान 3, y का मान 5, मतलब x में कहाँ तक जाएंगे 3 तक, और y में कहाँ तक जाएंगे, ये y में जाएंगे 5 तक, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा x का मान -4, x के लिए -4 इस तरफ आएंगे और y में कहाँ तक जाएंगे 10 धन तक जाएंगे, तो ये y में कहाँ तक जाएंगे 10 तक। तो यहाँ देखिए ये 8 तक लिखा गया है, ठीक है। इसके आगे हम ऐसा इसमें शो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 8 के आगे क्या हो जाएगा 9, और फिर ये कितना हो जाएगा आगे 10 हो जाएगा। तो कहाँ जाके मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ऐसा देखिए ये ग्राफ ही इसको मानकर चलिए, ये आपका पूरा ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ छोटा है, तो कहाँ पॉइंट, जहाँ दोनों लाइनें मिलती हैं, मतलब आपका पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट से आपको मिलाना है, इस पॉइंट को मिलाना है। तो जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ से ऐसे मिलते मिलते, मतलब थोड़ा सा ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें कहाँ पास मिल रहा है, ये पॉइंट है ना, इसको इसमें सेट करें ये, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को मिलाने की कोशिश करें, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को ये मिलाएं, ये मिला, इसी तरह से आगे निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आप करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ग्राफ छोटा है तो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर मैं एक अच्छे से ग्राफ में आपको ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। देखिए दूसरा भी जो हल है, x का मान 3 है और y का मान कितना है 5। दूसरे हल में x का मान 3, y का मान 5, मतलब कहाँ, यहाँ पास मिलेंगे। पहला हल तो ये हो गया। दूसरा x का मान -2, मतलब यहाँ, और y का मान कहाँ तक जाना 12, मतलब देखिए इसको और आगे तक लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब अब यहाँ ऐसा समझिए, जब ये दोनों पॉइंट मिलेंगे तो लाइनें आपस में कहाँ कट करेंगी, यहीं पास कट करेंगी ना, एक कॉमन पॉइंट है तो यहीं कट करेंगी। मतलब ये पॉइंट कौन सा है, x का मान 3 और y का मान 5 के लिए। इसका मतलब 3 और 5 में ये दोनों लाइनें आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 5। बस देख लीजिए कि x किसकी संख्या, जो पूछा गया था वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका x क्या था, x था आपका पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए, मतलब एक पेंसिल 3 रुपए मिलती है। और y कलम का मूल्य था, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाता 5 रुपए। यही आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से करने की कोशिश करेंगे, और फिर जहां न बने तो फिर वहां बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं और कुछ फार्मूले हैं, तो उन फार्मूले को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या फार्मूले। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, ये b1, ठीक है। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या मिल जाए 0, ठीक है ना। इस तरह से दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो पहली कंडीशन, अगर कभी भी ऐसा मिल जाए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2,
ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे कि इन समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे, फिर इन मानों को इस तरह अरेंज करेंगे, a1 का मान बटे b1 का a2 का मान, ठीक है, बराबर नहीं है बी। अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हैं, संगत। आप ऐसा लिख लीजिए, क्या क्या है, संगत है पहली चीज। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या आ जाती है कि समीकरण के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। संगत और क्या होंगे, अद्वितीय हल। आप लिख लीजिएगा यहाँ अद्वितीय हल, ठीक है। मतलब अगर मिल जाए कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो समीकरण के हल क्या होंगे, संगत होंगे और अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है आपका c1 बटे c2, ऐसी कंडीशन मिलती है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि समीकरण के हल कैसे हैं, संगत हैं लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण के युग्म इस कंडीशन में भी क्या है, संगत है, क्या है, संगत है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या लग जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। यहां लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर कभी भी ऐसा मिल जाए कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, असंगत। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर ऐसा मिलता है तो असंगत है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में आप क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल तो इसमें था, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इन फॉर्मूलों को एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करिएगा कि ये याद हो जाए, ठीक है। देखिए अगर कभी भी इस प्रकार से दो रैखिक समीकरण हमको मिले, ठीक है, एक बार देख लीजिए, तो हम इसमें क्या करेंगे कि a1 अपॉन a2 अभी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 तो समीकरण क्या हो जाएगा, संगत और अद्वितीय हल। पहली कंडीशन की वो तो संगत होगा लेकिन हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि जिसका कोई दूसरा हल ना हो, समझ गए ना। अद्वितीय मतलब कि कोई दूसरा ना हो, मतलब सिर्फ एक हल होना चाहिए, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 संगत होगा लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, क्या होंगे, असंगत होगा और कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन इसके कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आप लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले जो है ना, ये फार्मूले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये मोस्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, लिखा अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना करना। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है ना। मतलब अभी देखेंगे कि हम लोग इनको कैसे निकालते हैं। तो इनकी आपस में तुलना करना है और बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा क्या है, समपाती हैं, ठीक है ना। ये भी चीज आपको बताना है कि समांतर है अथवा क्या है, समपाती है। तो देखिए अगर आप इसका पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है तो आप बाकी क्वेश्चन खुद कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। देखिए ये जैसे जब हम लोग इसका मानक रूप पढ़े थे, यहां से देखिएगा ये मानक रूप a1x b1y और c1 बराबर 0,
a2x b1y और c2 और क्या 0। तो आप याद रखेंगे कि जो x के बगल में है ना वो a1 है, मतलब ये क्या है a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये क्या है c2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से a1 बराबर कितना मिलेगा आपको, a1 बराबर 5 और b1 बराबर कितना मिलेगा, b1 बराबर ध्यान दीजिएगा -4 होगा, ठीक है, क्योंकि मानक रूप में प्लस होता है, लेकिन यहाँ अगर कहीं भी माइनस मिलता है तो उस माइनस को साथ में लिखेंगे -4। और c1 कितना मिल जाएगा, c1 बराबर 8 और a2 बराबर कितना हो जाएगा 7, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -9। ठीक है, अब आप इनको शो करेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा है। तो a1 बटे a2, ठीक है, देखिए मतलब आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से है, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि a1 बटे a2 मतलब 5/7 और 4/7। तो क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, मतलब यहीं से हमारा क्लियर है कि a1 बटे a2 जो है, देखिए a1 बटे a2 जो है बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। मतलब ये फार्मूला लिखने के पहले आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। मतलब ये देखिए कि अगर इनको हम बटे में लिखें और इनको बटे में लिखें, क्या बराबर आएंगे, कभी बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है ना, मतलब अगर हम इनको संख्याओं में लिखना चाहें तो संख्याओं से क्या लिख सकते हैं, या फिर देखिए इसके लिए आप एक चीज क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अनुपात, तो पहले हम लोग क्या करें कि अनुपात निकाल लें। ठीक है ना, तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, a1/a2 निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, लिखिए यहाँ नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे a1 बटे a2, यहाँ लिखिएगा a1 बटे a2 बराबर, देखिए a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 7। इसी तरह से निकालेंगे b1/b2, तो b1 का मान कितना मिलता है -4 और ये कितना मिलता है 6। अभी ये दोनों क्या है, कैंसिल भी होंगे, तो कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, कितना मिल जाएगा -2/3। ठीक है, फिर यहीं नीचे लिखेंगे क्या c1 बटे c2 बराबर, आप कोशिश करिएगा कि रफ कागज जब यूज करेंगे उसमें एक लाइन में ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो c1 बटे c2 कितना हो जाएगा 8 बटे -9 और कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए कि कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। क्यों, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है ना b1 बटे b2 के। मतलब आप ये मान से चेक करिए 5/7 बराबर है -2/3 के, नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। कैसा लिखेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे कि a1 बटे a2, आप लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है, तो जब ये नहीं है तो अब आपको बताना है कि क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर क्या हो जाएगा संपाती होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी भी, ये किसकी कंडीशन है, पहली चीज आप पीछे चलिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए कि a1 बटे a2 बराबर ना हो जब b1 बटे b2 के, तो कैसा हल है, संगत या अद्वितीय, कुछ भी याद रखिए, अद्वितीय याद रखिए। ठीक है, तो जब कभी भी अद्वितीय हल है, कभी भी अद्वितीय हल है, इसका मतलब कि दूसरा कोई हल नहीं है, तो आपको याद रखना कि रेखाएं हमेशा क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसका हल क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। क्या लिखेंगे आप कि रेखाएं, अतः रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर से एक बार से मैं कहता हूं आपको कि अगर कभी भी ऐसा मिले आपको अद्वितीय हल की कंडीशन, मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, तो आप क्या कहेंगे कि अद्वितीय हल है। क्या कहेंगे, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, और जब भी कभी भी आपको क्या होता है, ये वाली कंडीशन मान लीजिए मिले, कोई भी हल नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, इसमें लिख लीजिए समांतर। कैसी होती हैं रेखाएं, समांतर। यहाँ लिख लीजिएगा कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और जब कभी भी ये वाली, ये मिले अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन मिलती है ना, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती। क्या हो जाएंगी इसमें, संपाती। ठीक है, देखिए अद्वितीय हल में क्या हो जाएंगी, अद्वितीय हल में प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, इसमें संपाती हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएंगी,
कोई भी हल नहीं है। इस प्रकार से इनकी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब देखिए आगे से क्या करिए आप, इसका जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ना, खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से करने की कोशिश करेंगे ना, उतना अच्छा आपसे बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस को हम खुद से करें। आगे पहले क्वेश्चन की तरह सेम है। अगर आपसे नहीं बनता क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इनके अलग से हल बता के अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, सेम यही कॉन्सेप्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। देखिए सेम, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है, मतलब कॉपी है। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है, तुलना करके आपको बताना है कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। समझ गए ना, पिछले क्वेश्चन में क्या क्या बताना था, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती बताना था, और इसमें क्या बताना, संगत और असंगत बताना है। ठीक है ना, क्या बताना, संगत असंगत। तो अब सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए जब हम लोग मानक समीकरण पढ़े थे तो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी था ना, बराबर 0। मतलब आप देखेंगे कि बराबर में हमेशा 0 ही होता है। तो हम यहाँ देखें कि हमको यहाँ तो बराबर में 0 नहीं मिला, तो हम इसको बराबर में 0 बनाएंगे समीकरण को। बस आपको ये ध्यान रखना। तो कैसे बनेगा बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। मतलब इस 5 को आप इस तरफ कर लीजिए तो बराबर में 0 मिलेगा। उसी तरह से ये वाला समीकरण सही करिए, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब आप इस समीकरण की तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान क्या मिल जाएगा आपको, 3, b1 का मान कितना मिल जाएगा, 2, और c1 का मान क्या मिल जाएगा, -5। a2 का मान मिल जाएगा 2, B2 का मान मिल जाएगा -3, और C2 का मान कितना मिल जाएगा, -7। बस कंपेयर करिए। सबसे पहले इनके मान निकाल लीजिए, A1 बटे A2 बराबर ये कितना होगा, 3/2। फिर B1 बटे B2 बराबर क्या होगा आपका, 2 बटे -3, और C1 बटे C2 कितना होगा, ये हो जाएगा -5 बटे -7। ठीक है, तो देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। यहां से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्या A1 बराबर है A2 के, मतलब A1 बटे A2 जो है B1 बटे B2 बराबर है। इसमें 3/2 है और इसमें क्या है, 2/3 है। इसका मतलब बराबर नहीं है चीजें। तो आप यहाँ ऐसा लिखिए कि चूंकि A1 बटे A2 ठीक है बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी है तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, जब प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है, संगत। पीछे पढ़े थे ना हम लोग, ये देखिए इसमें क्या था, ये संगत था आपका, और ये कैसा था, ये वाली कंडीशन में पहली कंडीशन पढ़े थे संगत। जब संगत होता है तो प्रतिच्छेदी। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जब संगत होता है तो प्रतिच्छेदी। तो ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए क्या होगा, इसमें पूछा क्या गया आपका, संगत और असंगत बताना है। तो संगत असंगत के लिए आप 2 कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संगत असंगत की कंडीशन से अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, संगत, क्योंकि प्रतिच्छेदी है। ठीक है, देखिए संगत असंगत में आपको एक बार फिर से सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। अगर कभी भी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो क्या होगा, हल संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, और क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है ना, ऐसा लिख लीजिए। फिर दूसरे में क्या है, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 मिलता है तो क्या होगा, संगत होगा, संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर तीसरा लास्ट वाला बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो असंगत, समांतर और कोई भी हल नहीं। ठीक है, सिर्फ आप ये तीनों कंडीशन याद कर लीजिए ना, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आगे के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप स्वयं हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या सेम है। लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग साइंस की भी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, विज्ञान की भी क्लासेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोस। तो थैंक यू गाइस।